हेलो एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम टू एलन ऑनलाइन। आज का ये सेशन सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वो समय है जहां से बोर्ड एग्जामिनेशन तक की जो दूरी है वो बहुत कम हो गई है। अब अगर ये दूरी कम हो गई है दैट मीन्स टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो बस उसी टेंशन को रिलीज करना है, क्योंकि जब तक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हो जाते तब तक मैं आपके साथ बनी हुई हूँ, एलन आपके साथ बना हुआ है, सो दैट आप बेस्ट स्कोर कर पाएं अपने एग्जामिनेशन में। तो आज का ये जो सेशन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अमेजिंग, क्योंकि 20 मिनट के अंदर अंदर हम इस बहुत इंपॉर्टेंट बहुत स्कोरिंग चैप्टर को कवर करने वाले हैं, जो कि साइंस के केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं इस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने इन 20 मिनट में बहुत अच्छे से इस चैप्टर को रिकॉल कर लिया तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए आप डरोगे नहीं, आप आसानी से उसे आंसर कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सिंपल से वर्ड से, जो कि है केमिकल चेंज। अब देखो, क्योंकि तुम 10th स्टैंडर्ड में हो तो बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होंगे इस चीज के कि तुमसे ये पूछा जाए कि फिजिकल चेंज क्या है या केमिकल चेंज क्या है, क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए हम सीधे स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल चेंजेस से, और हम उन्हीं रिएक्शंस को, उन्हीं पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो देखो, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। अब ये जो केमिकल चेंज है, अगर ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है उसे लिखने के लिए हम यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को भी फर्दर दो तरीके से लिखा जा सकता है, वर्ड इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखिए या सिंबल्स और फॉर्मूलाज के रिस्पेक्ट में लिखिए। तो देखो, मेनली जो इक्वेशन काम आने वाली है वो कुछ ऐसी ही है, और मैग्नीशियम रिबन का क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, दैट्स योर केमिकल चेंज, और इसके पीछे हो रही है केमिकल रिएक्शन, और इक्वेशन की फॉर्म में आप उसे कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, स्लाइटली आप उसे हीट करेंगे, देन यू विल गेट द व्हाइट कलर्ड फ्लेम, और लास्ट में तुम्हें मिलेगा व्हाइट कलर का पाउडर, जो कि होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां तक ये तो समझ में आ गया कि केमिकल इक्वेशन लिखी कैसे जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आपने स्केलेटन इक्वेशन लिख दी तो मार्क्स कटने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आप बैलेंस्ड फॉर्मेट में केमिकल इक्वेशन को लिखें। अब ये जो बैलेंसिंग है, देखो बहुत सारे तरीके होते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के, लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि तुम सीधे सीधे बस एलिमेंट्स देख लो, एटम्स काउंट कर लो और अपना दिमाग चलाओ कि कैसे इसको बैलेंस किया जा सकता है, बहुत आसानी से। और शुरुआत जो हम कोफिशिएंट की करेंगे वो एक छोटे नंबर से करेंगे। जैसे ये जो रिएक्शन तुम्हें दिख रही है, ये रिएक्शन देखी देखी सी लग रही है ना? अक्सर एग्जाम में इस रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। अब चाहे वो रिडॉक्स रिएक्शन के फॉर्मेट में आए या फिर इक्वेशन को बैलेंस करने के फॉर्मेट में आए। तो फिलहाल हमें इस इक्वेशन को करना है बैलेंस। x की वैल्यू बतानी है, y की बतानी है और z की बतानी है। तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हें ये देखना है कि मैंगनीज जो है रिएक्टेंट साइड पर भी है, प्रोडक्ट साइड पे भी है, लेकिन इसका काउंट कितना है? दोनों तरफ 1 है, मतलब सिंपली ये बैलेंस्ड है, और इन्होंने इसका कोफिशिएंट भी नहीं पूछा। दैट मीन्स ये तो क्लियर हो जाता है कि मैंगनीज हमारा बैलेंस्ड है, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट में है और एक ही प्रोडक्ट में है। अब आगे बात करते हैं ऑक्सीजन की। देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है। तो अब तुम्हें दिमाग चलाना चाहिए अपना कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और इसके आगे हमने कोई कोफिशिएंट नहीं लगाया है, तो डेफिनेटली हो सकता है यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो 2 हो। करके देखते हैं। अब हमने H2O के आगे जो कोफिशिएंट लगाया है वो है 2, दैट मीन्स ऑक्सीजन हो गया है हमारा 2। अब इसके चक्कर में हाइड्रोजन का काउंट कितना हो गया? 4 एट द प्रोडक्ट साइड। अब जरा रिएक्टेंट साइड देखो, यहाँ तो एक ही है, तो चलिए इसे बैलेंस करते हैं। अब हाइड्रोजन बैलेंस दिख रहा है, मैंगनीज और ऑक्सीजन बैलेंस दिख रहा है। अब लास्ट है हमारा क्लोरीन। यहाँ पर 4 क्लोरीन है, यहाँ पर 2 + 2, ऑलरेडी 4 क्लोरीन है, तो हमें Z के आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप बताना चाहें, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है तो हमें बताना होगा कि Z की वैल्यू क्या है। दैट मीन्स वी हैव टू मेंशन कि Z की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1। तो इस तरीके से हमें इक्वेशन को बैलेंस करना आना ही चाहिए। तो ये 2 चीजें हमने कवर की, इक्वेशन कैसे लिखें, उसे बैलेंस कैसे करें। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स की। यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं कि अच्छा चलिए केमिकल इक्वेशन बताइए जिसमें आप बता पा रहे हैं कि कलर चेंज हो रहा है। तो ये जो कलर चेंज है ये क्या बताता है? कि हाँ भाई, केमिकल रिएक्शन तो हुई है। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। फिजिकल स्टेट बदल सकती है, कलर बदल सकता है, टेम्परेचर बदल सकता है। दैट मीन्स हो सकता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या फिर रिएक्शन कैसी हो? एंडोथर्मिक। साथ ही साथ जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो चांसेस हो सकते हैं कि कोई गैस भी वहां से इवॉल्व हो रही हो, राइट? चलिए
अब रिएक्शंस की जब बात आती है तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। अलग अलग तरीके की केमिकल रिएक्शंस हैं, कुछ हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कुछ है डीकॉम्पोजिशन, कुछ है डिस्प्लेसमेंट, कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनता ही है, दैट इज योर रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि प्रोडक्ट दो लिख सकते हैं क्या, तो नहीं। प्रोडक्ट में अगर एक ही दिख रहा है तुम्हें हीट को हटा के, दैट मीन्स वो रिएक्शन कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, एक से ज्यादा। तो जैसे पहली बेसिक सी रिएक्शन है, हीट इवॉल्व हो रही है, दैट मीन्स जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हमारी कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक। अगर प्रोडक्ट की तरफ हीट है, दैट मीन्स रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। इसी के साथ साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन, फॉर्मेशन हो रहा है H2O का, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन अक्सर पूछी जाती है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कई बार वो ना कैल्शियम ऑक्साइड डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे क्विक लाइम। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि क्विक लाइम एक्चुअल में होता क्या है। क्विक लाइम है तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड, और जब ये CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो फॉर्मेशन होता है लाइमस्टोन का। अब भाई ये लाइमस्टोन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, करेक्ट। चलिए अब कुछ पॉइंट्स जो कि तुम्हें ध्यान रखने हैं। अब अभी हमने देखा क्विक लाइम अगर CO2 के साथ रिएक्शन करे तो लाइमस्टोन बना के दे रहा है। क्या हो अगर इस क्विक लाइम में मैं पानी मिला दूं, तो क्विक लाइम में अगर पानी मिला दिया जाए तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम है स्लेक्ड लाइम। और यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि व्हाइट वॉशिंग के लिए आप किसको यूज कर रहे हैं ये पूछा जाता है। तुमने अगर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो तुम्हें ये क्वेश्चन मिला होगा, तो आपको रिएक्शन लिख के भी बतानी पड़ सकती है। सो दिस इज बीइंग यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, और साथ में हीट रिलीज हो रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और साथ में ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, करेक्ट। अच्छा, अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या ये CO2 के साथ रिएक्शन कर सकता है? आपने नोटिस किया होगा कि कुछ दिनों के बाद, 2 या 3 दिन के बाद, व्हाइट वॉश होने के बाद एक शाइनी फिनिश आती है। क्यों? क्योंकि 2-3 दिन के बाद हो क्या रहा है, एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने यूज किया वो रिएक्शन करता है CO2 के साथ, और फॉर्मेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो बस इसी की वजह से वो शाइनी फिनिश हमें दिखती है। ये स्लाइड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए बात करते हैं अगली रिएक्शंस की, डीकॉम्पोजिशन, जो कि कॉम्बिनेशन की जस्ट ऑपोजिट है। कॉम्बिनेशन में हम जोड़ रहे थे, डीकॉम्पोजिशन में चीजों को तोड़ना होगा। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट होगा वो एक ही होगा, प्रोडक्ट आपके 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट। अब ये जो डीकॉम्पोजिशन है ये इतना आसानी से तो होगा नहीं, या तो आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या आपको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में ये डीकॉम्पोजिशन हो सकता है। अगेन ये जो रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं ये पक्का चांसेस हैं एग्जाम में आएंगी, तो आपको बहुत ध्यान से इन रिएक्शंस को देखना है। और अक्सर मैक्सिमम ये रिएक्शन पूछी गई है, फेरस सल्फेट को हीट करने पर क्या होगा। तो जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं उनका कलर होता है ग्रीन, क्योंकि यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। एसिड्स बेसिस में पढ़ी है हमने ये चीज, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, .7H2O। तो जब आप इसे हीट करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो ग्रीन कलर है वो कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट में, है ना। अब साथ में पानी निकल गया। अब आप तो कंटिन्यूसली उसे हीट कर रहे हो, तो हीट करने पर अब आपका टारगेट हो रहा है इस एनहाइड्रस फेरस सल्फेट पर, जिसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। अब आप इसको भी हीट कर रहे हो, तो हीट करने पर आप नोटिस करोगे आप शुरू हुए थे ग्रीन से, फाइनली आपको कुछ रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस मिल रहा है, क्योंकि वो है Fe2O3। फॉर्मूला अक्सर हम गलत लिख देते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर फेरिक ऑक्साइड इज Fe2O3। साथ में कुछ पंजेंट स्मेलिंग गैसेस यहाँ से इवॉल्व होंगी, जो कि है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये रिएक्शन दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये पूछी जाती है। चलिए बात करते हैं अगले कुछ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस की, जो कि हीट के प्रेजेंस में ही हो रहे हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लाइमस्टोन, तुम्हें कुछ याद आ रहा है? अभी ये रिएक्शन हमने देखी थी कॉम्बिनेशन में, कैल्शियम ऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करके बना रहा था कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन अब मैं उस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रही हूँ, तो हीट करने से वापस क्या मिल रहा है, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिर से, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन।
जब आप लेड नाइट्रेट को, जो कि एक वाइट कलर का पाउडर है, इसे आप हीट करेंगे तो यू विल नोटिस कि कुछ ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व हो रही है और लास्ट में जो रेसिड्यू बच रहा है वो येलो कलर का है। देखो एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इन्हीं कलर्स के बेसिस पर पूछे जाएंगे। आप व्हाइट कलर से स्टार्ट हुए, फाइनली आपको येलो कलर का कुछ सब्सटेंस मिला, ब्राउन कलर की कोई गैस इवॉल्व हुई, तो तुम्हारा दिमाग वहां चलना चाहिए कि यहाँ पर बात हो रही है लेड नाइट्रेट की। फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट हमें लिखना है, रिएक्शन लिखनी है बैलेंस्ड फॉर्म में। तो ये जो येलो कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है वो है लेड ऑक्साइड और ब्राउन कलर की जो गैस इवॉल्व हो रही है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ एक और गैस इवॉल्व हो रही है जो कि है ऑक्सीजन, बट क्योंकि ये कलरलेस है तो इसके कलर के बारे में हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, राइट। चलिए नेक्स्ट अप वी हैव इलेक्ट्रिकल डीकॉम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ये डीकॉम्पोजिशन हो पाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जिसे हम कह सकते हैं। तो अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो हमेशा एरो के ऊपर हम इलेक्ट्रिकल करंट जरूर लिखें, सो दैट ये क्लियर हो जाए कि किसकी प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हो रहा है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, आपने नोटिस किया होगा कि ये बैलेंस फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखी है तो रेशो जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो है 2:1। तो इसी रेशो के बेसिस पर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वो ये है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है वाटर का तो कैथोड पर कौन सी गैस मिल रही है और एनोड पर कौन सी गैस मिल रही है। तो हमेशा याद रखिए कैथोड पर आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस, करेक्ट, और एनोड पर आपको मिलेगी ऑक्सीजन गैस। सेम लॉजिक हम अप्लाई कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड के लिए। इसका रीजन क्या है, देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब ये जो आप इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा सेटअप करते हैं तो हम यहाँ पर ऐड ऑन करते हैं एनोड और कैथोड, राइट। अब जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसे कैथोड कहा जाता है और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसे हम कहते हैं एनोड, करेक्ट, एंड द नेगेटिव वन इज योर कैथोड। अब यहाँ पर दो तरीके के आयंस प्रेजेंट हैं क्योंकि आपने मॉल्टन फॉर्म में सोडियम क्लोराइड लिया है, राइट। आप चाहे तो फिजिकल स्टेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इट इज इन द मॉल्टन स्टेट राइट नाउ, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। अब यहाँ पर दो तरीके के आयंस प्रेजेंट हैं, क्लोराइड आयन और सोडियम आयन। तो बहुत आसान सी बात है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव आयन ही तो जाएगा। तो तुम्हें सोडियम मेटल भी कहां पर मिल रहा है, कौन से इलेक्ट्रोड पर, कैथोड पर, ये पूछा जाता है। और क्लोरीन गैस कहां पर मिल रही है, एनोड पर। यहां से निकल जाएगी क्लोरीन गैस और यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा सोडियम मेटल, राइट। चलिए आगे बात करते हैं फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन की। अब देखते ही तुम्हें समझ आ रहा होगा कि यहां से क्वेश्चन कहां बनता है। क्वेश्चन बनता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है। तो याद रखिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सिल्वर कंपाउंड्स का यूज होता है, जैसे कि AgCl, AgBr, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होते हैं इनटू ग्रे कलर्ड सिल्वर, और साथ में अगर AgCl है तो गैस इवॉल्व हो रही है क्लोरीन, अगर AgBr है तो गैस इवॉल्व होगी ब्रोमीन। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को एम्बर कलर्ड बॉटल में डार्क कलर्ड बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होता है इनटू H2O एंड O2। तुम्हें यहाँ पर बॉटल भी दिख रही होगी, ये ट्रांसपेरेंट बॉटल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ट्रांसपेरेंट ली तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। बस यहीं से इसी तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। आपको अगर इंफॉर्मेशन पूरी है तो कोई भी मार्क्स आपका एग्जाम में केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन से रिलेटेड चैप्टर से नहीं कटेगा, करेक्ट। नेक्स्ट एंड अगेन इंपॉर्टेंट, दैट्स योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि यहां पर आपको बस ये देखना है कि रिएक्टेंट साइड पर एक तो एलिमेंट होना चाहिए और एक आपका होना चाहिए कंपाउंड। तो यहाँ पर एक ले लिया गया है ब्लू कलर का सोल्यूशन और ब्लू कलर सोल्यूशन में डिप किया गया है एक ग्रे कलर का मेटल या सिल्वर कलर का मेटल। तो यहाँ पर रिएक्शन होगी या नहीं होगी, और अगर रिएक्शन होगी तो कलर में क्या चेंजेस होंगे, बस यही तो क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ हमने ब्लू कलर का सोल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट और इसमें ऐड ऑन कर दिया है जिंक। तो ये जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था, अब ये कॉपर सल्फेट ही नहीं रहा तो ब्लू कलर भी नहीं रहा। अब आपको मिलेगा कलरलेस सोल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट। और जो आपने जिंक मेटल डिप किया था उस पर आपको ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट होती नजर आएगी, वो होगी कॉपर की, करेक्ट। इसी के साथ साथ कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिल्वर नाइट्रेट इज योर कलरलेस, तो कॉपर इस सिल्वर को इसी के नाइट्रेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके बनाता है कॉपर नाइट्रेट। तो देखो कलर्स याद रखने हैं, जिंक सल्फेट कलरलेस, कॉपर सल्फेट ब्लू, कॉपर नाइट्रेट थोड़ा डार्क ब्लू होता है। अब यहाँ पर अकेला कौन रह जाएगा, सिल्वर। इसी तरीके से फेरस सल्फेट का कलर क्या होगा, अगर आप एक्वस भी ले रहे हैं तो ग्रीन क्रिस्टल्स डिसॉल्व हो जाएंगे, कलर होगा ग्रीन।
अब यहाँ पर लेड और कॉपर क्लोराइड की कई बार रिएक्शन पूछ ली जाती है। कॉपर क्लोराइड होता है ग्रीन ब्लू कलर का, लेकिन लेड क्योंकि कॉपर को डिस्प्लेस कर पा रहा है तो यहाँ फॉर्मेशन होता है लेड क्लोराइड का, जो कि कलरलेस है और अकेला रह जाता है कॉपर। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि कौन किसे डिस्प्लेस करेगा, और अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो तुम्हें पता होगा बिना रिएक्टिविटी सीरीज के हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं बता सकते। करेक्ट? तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसे रट लो, जो ट्रिक तुम्हें लगानी है वो लगा लो, लेकिन ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। करेक्ट? अब जैसे कि अभी हम एग्जांपल्स देख रहे थे जिंक और कॉपर के, तो कॉपर जिंक से नीचे है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो रिएक्शन हो रही थी। अगर मैं ऐसी कुछ रिएक्शन लिख दूं कि मेरे पास जिंक सल्फेट है और साथ में हमने ले लिया कॉपर, तो यहाँ पर याद रखिए रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, कॉपर उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। करेक्ट? चलिए बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंपली एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, दैट इज इट। आपको बस क्या देखना है, रिएक्टेंट साइड पर दो कंपाउंड्स होने चाहिए, दैट्स इट। अब यहाँ भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शंस ही कवर की हैं, दैट्स इट। जैसे कि BaCl2 Na2SO4, तो बेरियम सल्फेट जो बनेगा, आप डाउनवर्ड एरो भी लिख सकते हैं, आप सॉलिड भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब क्या है कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा, क्योंकि देखो एक प्रोडक्ट बन रहा है एक्वस फॉर्म में जो कि है सोडियम क्लोराइड, उसी में आपको कुछ दिखेगा जो कि डिसॉल्व फॉर्म में नहीं है और व्हाइट कलर का है, तो वो है बेरियम सल्फेट। इसी के साथ साथ अगर कॉपर सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हो जाए तो देखो ये रिएक्शंस हो कैसे रही हैं, ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हमें फॉर्मूलाज बनाने नहीं आते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों कंपाउंड्स को ब्रेक कर देना है। कॉपर कंबाइन हो जाता है हाइड्रोक्साइड के साथ और कॉपर हाइड्रोक्साइड ब्लूइश व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ बनेगा, और बचा हुआ हमारा क्या बना, अमोनियम सल्फेट, सोल्यूबल है। नेक्स्ट वी हैव AgNO3 NaCl, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जो AgCl बना वो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा। अब क्योंकि आपने NaCl लिया है तो एक और प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जहां पे कंफ्यूजन भी होता है, इसीलिए मैंने इसको अलग से बॉक्स में लिखा है। अभी मैंने आपको लेड नाइट्रेट को हीट करना बताया था, अब हम रिएक्शन देख रहे हैं लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो पता है कंफ्यूजन कहाँ पे आता है, हम कई बार प्रोडक्ट लिख देते हैं अच्छा लेड ऑक्साइड बन रहा है, नहीं दिमाग चलता, क्योंकि हमने वहां पे इसको पढ़ा था कि अच्छा लेड ऑक्साइड येलो कलर का रेसिड्यू बनेगा। बट यहाँ पर आप याद रखिए कि जब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही होगी तो अब आपको जो प्रेसिपिटेट मिलेगा वो कुछ येलो कलर का होगा, और ये जो प्रेसिपिटेट है वो है लेड आयोडाइड। ऑलवेज रिमेंबर दिस रिएक्शन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आती है अगली रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। पक्का क्वेश्चन बनेगा इस रिडॉक्स रिएक्शन से। आयरन ऑक्साइड मान लीजिए आपने लिया, एल्यूमिनियम आपने ले लिया, अब तुम दिमाग चलाओ थोड़ा सा, क्या ये रिएक्शन होगी? सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी तो है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, रिडॉक्स रिएक्शन भी है ये, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक रिएक्शन एक ही कैटेगरी में आए, एक से ज्यादा में भी आ सकती है, क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ पर रिएक्शन होगी। लेकिन हम पढ़ रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन, तो हमें फंडा लगाना है ऑक्सीजन के रिमूवल और एडिशन का। तो देखो यहाँ पर आयरन के साथ पहले तो ऑक्सीजन था, लेकिन अब ऑक्सीजन नहीं है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो यहाँ पर तो हुआ रिडक्शन। आयरन ऑक्साइड क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है इनटू आयरन, लेकिन एल्यूमिनियम अकेला था, अब एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन है, तो एल्यूमिनियम का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन, राइट? या हम बोल सकते हैं एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड। अब देखो एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ किसकी वजह से, Fe2O3 की वजह से ना, तो Fe2O3 की वजह से अगर वो ऑक्सीडाइज हुआ है तो Fe2O3 को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एल्यूमिनियम की वजह से ही तो Fe2O3 रिड्यूस हुआ है, तो एल्यूमिनियम को कंसिडर किया जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ आता है, कई बार ऑप्शंस में लिखा होता है कि आयरन इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं, हमेशा जो एजेंट्स का काम करेंगे वो रिएक्टेंट्स ही करेंगे। तो कभी भी अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा हो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज रिड्यूसिंग एजेंट, से नो, आपका रिएक्टेंट ही एजेंट होना चाहिए। अब मैं कुछ यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिखा रही हूँ जो पिछले CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, जैसे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, करेक्ट। इसी के साथ साथ कुछ और क्वेश्चन जो कि 2 मार्क या 3 मार्क में आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर चेंज हो गया है जब आपने आयरन नेल इसमें डिप किया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही तो क्वेश्चन है। और साथ ही कंपाउंड A when dissolved in water gives compound B which is used in white washing, अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, तो आपको बस कंपाउंड्स बताने होंगे, आपको सारी इक्वेशंस यहाँ पर लिखनी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं,
राइट वन केमिकल इक्वेशन ईच फॉर द केमिकल रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग हैव टेकन प्लेस। अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर रिएक्शंस बतानी है, तो ये भी कोई बहुत टफ टास्क तो नहीं है। चेंज इन कलर बताना है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल दे दीजिए। चेंज इन टेम्परेचर बताना है, डीकॉम्पोजिशन या कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल दे दीजिए। आपको अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बताना है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल दे दीजिए। तो बस इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब आप सोच रहे होगे आंसर कहाँ है, तो आंसर तुम्हें इनके नोट डाउन करने हैं, तुम्हें लिखने हैं, क्योंकि आगे और भी सेशंस आते रहेंगे और जब तक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाते मैं यही हूँ, क्योंकि आगे आने वाले सेशंस में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी हम आगे ही डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।